हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि, जिसको या फिर और अभिक्रिया की कोटि देखेंगे, साथ में आणविकता या फिर अणु संख्यता, जिसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑर्डर। अभिक्रिया की कोटि को ऑर्डर बोलते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर बोलते हैं, और मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं आपके आणविकता या फिर अणु संख्यता को। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये दो टॉपिक को पूरे डिटेल में समझेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। आपको अगर एग्जाम में दोनों में डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है, अंतर लिखने के लिए आता है, तो भी आप आसान वे में लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और इसको किस टाइप से हम इसको आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर को भी आप देख लें, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, रेट लॉ क्या होता है, सब चीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कैसे डिफाइन होता है। तो रासायनिक बल गतिकी में, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में, किसी अभिक्रिया की आणविकता या फिर मॉलिक्युलरिटी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होता है। तो किसी भी रिएक्शंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी अणु क्या होगा, आपस में रिएक्शंस करेंगे, जितने भी अणु आपस में भाग लेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो उसकी क्या कहलाती है, मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। तो आणविकता अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले पूर्ण रासायनिक समीकरण को देखकर ज्ञात की जा सकती है। तो समीकरण को देख के, कोई भी केमिकल रिएक्शन को देख के हम मॉलिक्युलरिटी उस रिएक्शन का बता सकते हैं। इसका मान किसी भी अभिक्रिया के लिए शून्य नहीं हो सकता और भिन्नात्मक नहीं हो सकता, मतलब रेशियो में नहीं हो सकता, 1/2, 1/3, इस टाइप से रेशियो में नहीं हो सकता, और शून्य नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, मतलब वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5। इसको भी समझेंगे क्या होता है ये। तो इसका न्यूनतम मान 1 होता है। ठीक, समझते हैं इसको एक एक करके। अब सबसे पहले हम समझ गए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं उस रिएक्शन को करने के लिए, जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन को होने में, उस सब क्या कहलाते हैं, आपके कहलाते हैं मॉलिक्युलरिटी। जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या है, मॉलिक्युलरिटी कहलाता है। ठीक, क्लियर। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब एक आणविकता अभिक्रियाएं क्या होता है, जब केवल एक अणु किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जांपल में हम लिख लेते हैं, है ना, इससे आपको आसानी समझ में आ गई। जैसे O3 है आपका, ओजोन को अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, O2 प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो देख रहे हो यहाँ पर ये रिएक्शन जो हो रहा है, इसमें ये क्या है, इधर है रिएक्टेंट, आपका अभिकारक हो गया, इधर है आपका प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है ना, O2 और O प्रोडक्ट है। तो रिएक्शंस को होने के लिए हमें रिएक्टेंट क्या चाहिए, O3 चाहिए था। O3 कैसा है, सिंगल मॉलिक्यूल है ना। O3 क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब एक मॉलिक्यूल हमें O3 चाहिए, तो हमारा ये रिएक्शंस हो जा रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको मॉलिक्युलरिटी पूछ रहा है, किसी भी रिएक्शन का आणविकता पूछ रहे हैं, अणु संख्या तब पूछ रहे हैं, तो क्या देखना है आपको, केवल आपको देखना है रिएक्टेंट साइड को। रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको ही क्या करना है आपको, उसकी उसी को मॉलिक्युलरिटी कहा जाता है। इसीलिए लिखा है जब केवल एक अणु किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। देख लिया आपने, इसमें क्या है, ओजोन जो O3 है आपका, वही बट पार्टिसिपेट किया। ये तो प्रोडक्ट हो गया ना, इसको नहीं देखेंगे, रिएक्टेंट को देखेंगे। तो O3 पार्टिसिपेट किया, उससे हमें मिला, तो इसको क्या बोलेंगे, हम ओनली यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। वैसे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सिंपल सी बात है, जब किसी अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं तो इसे द्विअणुक अभिक्रिया कहा जाता है। अभी देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे कि 2HI लेते हैं हम लोग, 2HI से हमें बनाना है H2 प्लस I2। तो इस रिएक्शन में देख रहे हो आपको 2 मोल्स रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स आप किसके हैं, HI के हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड HI के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो इस टाइप की अभिक्रिया के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो वैसे अगर 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, 4 कर रहे तो टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, या फिर पॉली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हम बोल देते हैं। तो आपको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन आना चाहिए। क्या होता है, जब अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं तो उसको द्विअणुक अभिक्रिया बोलते हैं। वैसे जब अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता था तो उसको एक अणुक अभिक्रिया बोल रहे थे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल रहे थे। यहाँ तक सिंपल समझ में आ गया। आपको देखना किसको, रिएक्टेंट को देखना है। तो ये तो हो गया सिंपल सा, हम समझ लिए इसको क्या होता है मॉलिक्युलरिटी, है ना। बट थोड़ा उसको और डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम अभिक्रिया की कोटि में जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। मान लेते हैं हम ए से हमें रिएक्शन से हमें बी बनाना है,
ठीक। ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है। तो ए से बी बनाना है तो अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, मतलब ए से पहले सी बनता होगा, मान के चल रहे हैं दूसरा स्टेप होता है इस रिएक्शन का, सी से क्या बनता है, बी बनता होगा। क्योंकि हमें दिख तो रहा है कि यहाँ पे सिंगल एक ही स्टेप हो रहा है, रिएक्शन ए से बी बन रहा है, लेकिन कभी कभी होता क्या है रिएक्शंस 2-3 स्टेप्स में होते हैं। तो यहाँ पर ए आपका स्टार्टिंग से क्या बना, सी बना, फिर सी कन्वर्ट होने के बाद क्या बना, बी बना, तो 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ। तो अगर हम इसकी मॉलिक्युलरिटी निकालेंगे तो इस स्टेप के लिए अलग मॉलिक्युलरिटी है। देखो स्टेप फर्स्ट के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगा आपका, स्टेप फर्स्ट के लिए मॉलिक्युलरिटी होगा ए मतलब एक सिंबल, एक अणु है ना इसमें, तो इसके लिए मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा पहला स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। सेम सेकेंड स्टेप के लिए भी हम ओनली हमें एक सी चाहिए, मतलब एक ही रिएक्टेंट चाहिए सी, इसके लिए भी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अगर मैं कोई और रिएक्शन लूँ, जैसे मान लो ए से हमें बी बनाना है, समझ लेते हैं। अगर मान लो ए से सबसे पहले 2C बन गया, मतलब सी 2C बन गया है ना, उसके बाद 2C आपस में रिएक्शंस करके क्या बना रहा है, बी बना रहा है। ये भी 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। तो पहले के लिए क्या होगा मॉलिक्युलरिटी, जैसे पहले भी बताया मैंने अभी, मॉलिक्युलरिटी इसके लिए क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली एक मॉलिक्यूल है जो ए है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। लेकिन सेकंड वाले केस में देख रहे हो आपको 2C, 2C मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस बार क्या हो जाएगा मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगा। आपका अणु संख्या फिर आणविकता जो भी बोलेंगे क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो मॉलिक्युलरिटी को हम स्टेप वाइज देखते हैं, है ना, हर एक स्टेप में अलग अलग मॉलिक्युलरिटी उस रिएक्शंस का निकलेगा। तो डायरेक्टली हम रिएक्शंस को देख के अगर बनाते हैं तो मे भी चांसेस है गलत हो सकता है। तो उसको हम क्या करना पड़ता है, जो भी जितने भी स्टेप्स होते हैं रिएक्शंस में, उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्युलरिटी को अपना डिटरमाइन करते हैं। ज्यादातर रिएक्शन हम डायरेक्टली रिएक्शंस को देख करके भी बना सकते हैं, बट डिटेल में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसको हम अभी आगे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को तब समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्युलरिटी। अब हम चलते हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की वह संख्या। देखो अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो जो रिएक्शन है अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अभिकारक, जितने भी रिएक्टेंट के अणु उसमें भाग ले रहा है, जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करती है या प्रभावित करती है। समझते हैं इसको भी। मान लेते हैं हम लोग ए और बी आपस में रिएक्शंस करने के बाद क्या बन रहा है, सी और डी बन रहा है। तो आपको पता है ए और बी क्या है, आपके अभिकारक है, रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी और डी आपके प्रोडक्ट हैं। तो अगर देखने से तो हमें ये लग रहा है कि पूरा ए और पूरा बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी बना रहे हैं। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली जब देखते हैं तो ए के पूरा पार्ट्स इसमें भाग नहीं लिया है। मान लो ए हमारा 100% रहा होगा स्टार्टिंग में, तो इसका 80% भाग रिएक्शन सी से डी का स्पीड को, अभिक्रिया के वेग को डिफाइन करने में यूज हो रहा है, निर्धारण करने का काम कर रही। समझ रहे हैं आप, ए का कॉन्सेंट्रेशन जो भी वैल्यू रहा होगा उसका 100% वो पूरा बी सी और डी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब ए और बी का कुछ अमाउंट है जो रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग का स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। उस अमाउंट को हम बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि। हम पूरा ए और बी को नहीं बोलेंगे। ए और बी से जितना अमाउंट की वजह से, जितनी सांद्रता की वजह से अभिक्रिया का वेग हम बता पा रहे हैं, उस अमाउंट, उस सांद्रता के अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभी समझते हैं, इसको भी आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे अभी समझ लेते हैं एक एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। NH4 है और Na2 है, ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, N2 और आपका 2H2O बन गया। तो इस रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन अगर देखा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ओनली आपका डिपेंड करेगा, है ना। देखते हैं हम लोग dx/dt अगर लिखते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इसको हम लिख लेंगे के रेट कांस्टेंट, ये हमारा क्या है कंसंट्रेशन NH4 और NO2। तो ये आपका डायरेक्टली है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, तो NH4OH NO2। तो इसके अगर इसके ब्रैकेट की बाहर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, कुछ नहीं है मतलब 1 लिखेंगे। तो ये वही 1 क्या है आपका अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिकारक के डायरेक्टली सांद्रता पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया की कोटि इस रिएक्शंस के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। इसको और भी डिटेल में समझेंगे, है ना। अभी एक एक करके हम देखने वाले हैं रिएक्शंस को, तब आप अच्छे से आपको समझ में आने वाला है।
ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, मैंने बता दिया। NH4OH और Na2 का रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तब अभिक्रिया की कोटि 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ द रिएक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी नीचे में, इस अभिक्रिया की आणविकता भी एक है, मॉलिक्युलरिटी एक है, और इस अभिक्रिया का वेग NH4 और Na2, इसको कैसे लिखेंगे, NH4 है और NO2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः अभिक्रिया की कोटि भी एक होगी। देखो अणु संख्या तभी कितनी है, उसकी मॉलिक्युलरिटी भी एक है, वो तो हमने ऊपर एक्सप्लेन कर लिया है। नीचे में क्या है उसका सेम देखेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो NH4O और NO2 की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर निर्भर करने की वजह से अभिक्रिया की कोटि एक होगी। अब नीचे एक सिंपल सा समझते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आएगा ना। नवीन धारणा के आधार पर क्या होता है अभिक्रिया की कोटि, किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं, क्या है, अभिक्रिया वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। समझ लेते हैं अभी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ए स्मॉल ए और कैपिटल, देखो ये क्या है, उसका वैल्यू दिखा रहा है ना, उसके स्टाइकोमेट्रिक जैसे 2A 3A हम लिखते हैं, वैसे स्मॉल ए उसका वैल्यू दिखा रहा है, ए और स्मॉल बी कैपिटल बी का वैल्यू है, मतलब कितना अमाउंट में लिए हम उसको, और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये हो गया। इससे हमारा बन गया प्रोडक्ट, उत्पाद बन गया इससे। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि कैसे लिखेंगे, dx/dt क्या है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ये सबको डिटेल में बताया है अभिक्रिया का वेग को, तो आपको उसको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है, जिससे आपको समझ में आया मैंने dx/dt क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। तो ये रिएक्शन का कोई रेट कांस्टेंट होगा तो रेट कांस्टेंट लिखते हैं k, और इसके बाद देखो a का कंसंट्रेशन के पावर में लिखेंगे a को, क्योंकि सामने a इसका क्या है, कोई भी एक वैल्यू है, 2 है 3 है हाफ है जो भी, तो उसको हम क्या करेंगे a की पावर में लिखेंगे, और प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका b का कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा, और c का कंसंट्रेशन c हो जाएगा। तो देखो मैंने a b c कैपिटल सब किसको लिखा है, सभी मैंने रिएक्टेंट को लिखा है। तो याद रखेंगे रिएक्टेंट को ही लिखना है। अभिक्रिया की कोटि जब निकालेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन जब लिखते हैं हम लोग, तो हम ओनली रिएक्टेंट या अभिकारक के साइड को लिखते हैं। तो ए का कंसंट्रेशन की पावर ए, बी का कंसंट्रेशन की पावर बी, और सी का कंसंट्रेशन की पावर सी। तो देखो यहाँ पे लिखा है, तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी ही क्या है, आपकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसी रिएक्शन को मैं लिख दूं 2A प्लस 1B प्लस 2C, ऐसा कुछ लिख देते हैं रिएक्शंस को, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो अभिक्रिया की कोटि कैसे लिखेंगे, dx/dt, तो k लिखेंगे a टू दी पावर 2 हो जाएगा, b टू दी पावर 1 हो जाएगा, और c टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि, 2 + 1 + 2 मतलब 5, ये अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। तो इस टाइप से a प्लस बी प्लस सी, तो यही काम हमें करना है जब कभी भी अगर कुछ भी पावर आपके सामने में नहीं दिया है, जैसे मान लो यहाँ पे इस वाले केस में देखो, आप इधर लिख लेते हैं a से b दिया है, इससे हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, कोई भी प्रोडक्ट बन गया, सी डी कुछ भी है ना। तो इसके लिए dx/dt लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, dx/dt k लिखेंगे, तो a का कंसंट्रेशन और b का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो इसका अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए आप आराम से समझना है, ज़्यादा आसानी से लेना है ना। अभी हमने ऊपर में मॉलिक्युलरिटी देखा, वो स्टेप वाइज हमने बात किया है। इसमें आपको इस डेफिनेशंस को भी याद रखना है कि अभिक्रिया वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों के घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि होता है। मैंने जो अभी यहाँ पे नीचे में मैंने बता दिया, डेफिनेशन हो गया। ठीक, तो जहाँ ए बी सी क्या है, क्रमशः ए बी सी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका अभिक्रिया की कोटि से लेके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अब देख लेते हैं कैसे हम समझते हैं आगे। जैसे कि ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिखा था, 2HI से मैंने क्या बनाया था, H2 + I2 मैंने बनाया था। तो अगर इसकी अभिक्रिया की कोटि लिखेंगे तो dx/ क्या लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, dx/dt लिखेंगे, रेट कांस्टेंट k है, HI लिखेंगे, HI की सामने में क्या है, 2 है, तो ऊपर में 2 लगा देंगे। तो अभिक्रिया की कोटि इसमें और कुछ तो है नहीं, रिएक्टेंट में बस HI है, तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आपका रिएक्शन हो जाएगा 2। क्लियर है यहां तक। अब हम थर्ड देख लेते हैं, एक और रिएक्शन है, 2NO2 है। 2NO2 से क्या बनाना है, 2NO बनेगा प्लस O2 बनेगा।
तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि सेम dx/dt करेंगे, k लिखेंगे, फिर उसके बाद NO2 लिखेंगे और इसकी पावर भी 2 लिखेंगे क्योंकि सामने में क्या है 2 है, तो 2 होने की वजह से इसका भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि कितना है इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी 2 है अभिक्रिया की कोटि। तो इस टाइप से आपको आसान से वे में समझना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर देखा जाए तो ले लेते, चलो मान लो 2NO2 है प्लस O2 है, से क्या बन रहा है 2NO2 बन रहा है। तो इसके लिए अगर रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे तो dx/dt लिखेंगे और कैसा है k है, k के बाद इधर क्या है देखो NO2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि 2 सामने में है, और O2 की पावर 1 लिखना पड़ेगा। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3, तो 3 अभिक्रिया की कोटि है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि को याद रखना है, बहुत आसान वे मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अभिक्रिया, सबसे पहले क्या, इधर मॉलिक्युलरिटी है, इधर अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ये क्या आपके मॉलिक्युलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक। पहला, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। मैं पहले ही बता दिया, जितने भी अणु संख्या भाग लेंगे किसी भी रिएक्शंस में सब क्या कहलाएंगे, मॉलिक्युलरिटी कहलाएगा। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता, देखो भाग ले रहे हैं इसमें भी अणु की संख्या ही भाग मतलब मॉलिक्यूल्स ही भाग ले रहे हैं इसमें, बट उनकी सांद्रता, जितना उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट की कितना सांद्रता है जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। पूरा सांद्रता जरूरी नहीं है कि पूरा के पूरा रिएक्टेंट जो है पार्टिसिपेट कर ले अभिक्रिया के वेग में। अभिक्रिया के वेग को देखने के लिए, अभिक्रिया की स्पीड को देखने के लिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन समझने के लिए जितना अमाउंट जो सांद्रता है उसका हमें याद रखना है। तो थोड़ा डिफरेंस है इसमें, डायरेक्टली कुल अणुओं की संख्या लिखेंगे आणविकता वाले में, इसमें क्या लिखेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया वेग का निर्धारण करती है, ठीक। ये हमेशा पूर्णांक होता है, मैं पहले ही बोला, ये 0 नहीं होगा, न ही ये भिन्नात्मक वर्ड में होगा, रेशियो में होगा, जबकि ये शून्य भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। थर्ड, यह अभिक्रिया के पद विशेष से संबंधित, मैंने बोला स्टेप वाइज हम देखते हैं इसको। आणविकता का मान रासायनिक समीकरण देखकर बताया जा सकता है, सैद्धांतिक पद है, समझ गए। पद विशेष मैंने बता दिया कि स्टेप वाइज देखते हैं। यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है ना, तो अभिक्रिया की कोटि का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, कर नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, ये संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित है ये, जबकि जो आपकी आणविकता देखी हमने, जो मॉलिक्युलरिटी देखा वो पद विशेष है। स्टेप वाइज अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्युलरिटी आपको मिलेगा, लेकिन आपको अभिक्रिया की कोटि चाहिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चाहिए, तो आपको पूरा रिएक्शन करना पड़ेगा। अगला है, आणविकता सदैव अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होता है। जितने भी अणु संख्या उसमें भाग लेंगे वो उसके इक्वल होगा। जैसे मैंने बोला था A + B, अगर A + B आपके भाग ले रहे हैं C बनाने में, तो हमेशा आणविकता कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि ये फिक्स है, जितने भाग लिया 2। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें A + B से अगर आपका C बना तो अभिक्रिया की कोटि भी 2 होगा। क्यों, क्योंकि पता चले A का आपका हाफ ही भाग लिया होगा रिएक्शन में, मतलब 50% भाग लिया रिएक्शन में, और B का आपका 1 पूरा, B पूरा भाग लिया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, 1 + हाफ मतलब 3/2 हो जाएगा। इसीलिए अभिक्रिया की कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भिन्नात्मक में भी आता है, मतलब 3/2, 1/2 इस रेशियो में भी आ सकता है, लेकिन आपके अणु संख्याता या फिर मॉलिक्युलरिटी इस वर्ड में नहीं आएगा, हमेशा वो पूर्णांक आएगा, 1 2 3 4 के फॉर्म में आएगा। तो अभिक्रिया की अणु संख्याता उसकी क्रियाविधि का संकेत है, मैकेनिज्म का संकेत देते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की काइनेटिक्स मतलब स्पीड, वेलोसिटी के बारे में बताता है, आपको रासायनिक बल गतिकी के बारे में दर्शाता है। बस एक दो और है, तो अभिक्रिया की अणु संख्याता अभिकारकों की सांद्रता और दर से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं। मैं पहले ही बोला, कंसंट्रेशन से डिपेंडेंट नहीं है। अभी अणु संख्याता क्या है, सिंपल सी बात है, अणुओं की संख्या से संबंधित है, वो कितना कंसंट्रेशन का है, कितना वैल्यू भाग ले रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर से संबंध रखती है, दर में संबंध दर्शाती है, मतलब दर मतलब अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग और अभिकारक की सांद्रता में तो संबंध दर्शाती है। मैंने पहले भी बोला dx/dt आपको करना पड़ेगा, यही क्या आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो k = तो क्या, सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में पहले लिख रहा हूं, आपको पता है, मैं दोनों में संबंध दर्शाती है। अब अगला है, आणविकता किसी अभिक्रिया के लिए अपरिवर्तनीय होता है, ये चेंज नहीं होता। तो मॉलिक्युलरिटी के हर स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, सेम होगा। एक का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो कर रहा है, अब लेकिन इसका मान ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर प्रेशर के साथ प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो आपका जो जो आपका जो ए रहा होगा
ए और बी से सी अगर बनाना है, मान लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में ए का 50% भाग ले रहा था रिएक्शंस में, रिएक्शंस को स्पीड करने में, अभिक्रिया के वेग में। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हो सकता है ये पूरा ए आपको 1 वैल्यू दे करके मतलब पूरा का पूरा पार्टिसिपेट कर सकता है रिएक्शन में, तो उस केस में चेंजेस होता है। जटिल अभिक्रिया में प्रत्येक पद की अणु संख्या भिन्न भिन्न होगी। देखो लिखा है यहाँ पे, अगर बहुपदी मतलब बहुत सारे स्टेप्स में अगर रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर हम ए से बी जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ऊपर बताया है कि 2-3 स्टेप्स में रिएक्शंस होते हैं, तो 2-3 स्टेप्स में अगर रिएक्शंस हो रहा है तो हर एक स्टेप के लिए आपकी अणु संख्या मतलब या फिर मॉलिक्युलरिटी जो है वो अलग अलग हो सकता है। वैसी सेम किसी जटिल अभिक्रिया में सबसे धीमे, अब देखो इसमें क्या करना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, डिफरेंस को समझना है ना। तो किसी भी जटिल अभिक्रिया मतलब 2-3 स्टेप में अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम सबसे जो स्लो स्टेप है, सबसे मान लो सेकेंड वाला स्टेप स्लो है, तो सबसे स्लो स्टेप की कोटि को ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है तो हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते, हमारे द्वारा इंस्ट्रूमेंट में उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पीड होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट भी उसको नहीं पकड़ पाता है, सिंपल सी बोलेंगे तो, है ना। तो जो स्लो स्टेप है उसी से हम क्या निकालते हैं, आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि हम निकाला जाता है। लेकिन आपके मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे तो हर एक स्टेप में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये बताता है कि कितना पार्टिसिपेट किया, वो स्पीड से उसको कोई लेना देना नहीं है ना। स्पीड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहां पर है, अभिक्रिया का वेग का कॉन्सेप्ट कहां पर है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को लेकर के। कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से लाइक करें, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।